अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नए दौर के प्रोग्राम दी हैट्रिक शो में मैं हूं आपके साथ सरदार खान। व्यूवर्स, आज के प्रोग्राम खास तौर से आपके लिए हमने इस तरह तरतीब दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के दो अहम खिलाड़ी मुदस्सिर नजर और जलालुद्दीन के दरमियान कुछ अहम सिमिलरिटीज हम आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पे मुदस्सिर नजर ने 1982 में इंग्लिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अगरचे वो बुनियादी तौर पे ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन जब भी मैच फंस जाता था, जब खिलाड़ी आउट नहीं होता था, तो मुदस्सिर नजर को एज ए चेंज लेके आया जाता था। और उसी बॉलिंग परफॉर्मेंस की बदौलत 26 साल के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड में कामयाबी हासिल की थी टेस्ट मैच में इमरान खान की क़यादत में। और इसी तरह 1982 में जलालुद्दीन ने हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे हैट्रिक स्कोर की थी, 3 खिलाड़ियों को आउट किया था लगातार गेंदों पे वनडे क्रिकेट में। और मुदस्सिर नजर साहब जो है वो इमरान खान के न सिर्फ कुलीग थे, उनके एडवाइजर थे, बल्कि बेहतरीन दोस्त भी थे। और इसी तरह इमरान खान जलालुद्दीन को एज ए प्लेयर बहुत पसंद करते थे। दोनों की क्रिकेट 1980 की दहाई में इख्तिताम पजीर हुई। दोनों ने क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम किया। मुदस्सिर नजर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी अरसे तक क्रिकेट डेवलपमेंट में काम किया और खिलाड़ियों की ग्रूमिंग की, उनको तैयार किया। इसके साथ साथ जलालुद्दीन ने इंफरादी तौर पे अपनी जद्दोजहद से अपने रफ़क़ा के साथ पाकिस्तान कस्टम्स क्रिकेट अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कोचिंग अकेडमी कायम की और उन्होंने उस तरह क्रिकेट डेवलपमेंट की काम किया। दोनों आजकल जिन क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, उनके नामों में भी यूनाइटेड का लफ्ज़ मुश्तरक है। मुदस्सिर नज़र काम कर रहे हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, और जलालुद्दीन आजकल खिदमात अंजाम दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेट बोर्ड में। और दोनों को जो हालिया हमारी पीएसएल हो रही है उसमें भी कोई काबिल जिक्र रोल हम उनका नहीं देख रहे। तो हम पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। मुदस्सिर नजर इंग्लिस्तान से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। वालेकुम सलाम। जी जलालुद्दीन, आपको भी खुश आमदीद और आपको आपकी सालगिरह की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सरदार खान। और आपके साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ सिलसिला जारी रहता है। थैंक यू वेरी मच। जी मुदस्सिर, आपके कैसे हाल है इंग्लिस्तान में आजकल? जबरदस्त, अल्लाह ताला का फजल। चले आज शुक्र। तो मौसम भी अच्छा है, इंग्लैंड में कभी कभी धूप निकलती है, आज तो बड़ा जबरदस्त दिन है। ठीक। अच्छा मुदस्सिर, आपको मैन विद द गोल्डन आर्म का खिताब मिला। वैसे तो आपको माशाल्लाह आपके वालिद साहब भी ओपनिंग बैट्समैन थे। यू आर द ओनली फादर एंड सन इन क्रिकेट हिस्ट्री जिन्होंने बैट कैरी किया है, और आपने 76 टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के लिए खेले। तो मैन विद द गोल्डन आर्म का खिताब आपको पर्टिकुलरली कब मिला, किसने दिया, और आपने कैसा फील किया था उस परफॉर्मेंस के बाद जो कि इंग्लिस्तान के खिलाफ आपने की? ये शायद टॉम ग्रेवनी, जो कि कमेंटेटर थे 82 वाली सीरीज में, तो वो शायद उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में नहीं कहा था। नेक्स्ट टेस्ट मैच जो लीड्स पे हुआ था, तो उसके बाद उसमें भी मेरी 4 विकेटें थी। काफी उनकी लंबी पार्टनरशिप हो गई थी इंग्लैंड की। इमरान थोड़ा सा मुझे लेट लेके आया था, तो वो आते मैंने 2-3 विकेट ली, तो वहां पे उसने शायद कहा था मैन विद द गोल्डन आर्म। तो कैसे फील किया? ऑब्वियसली आपने पहले भी कहा कि 26 साल के बाद पाकिस्तान जाके जीता, वो जितवाने वाला पाकिस्तान का प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट एवर था जो फजल महमूद, उन्होंने मैच जितवाया था। उसके बाद बहुत गैप था। फजल साहब के जाने के बाद हमारे पास कोई ऐसा मैच विनिंग बॉलर नहीं था जो टीमों को 2 दफा आउट कर सके, जब तक कि इमरान नहीं आया। तो सोचा तो यही था कि जिंदगी में सेंचुरी करूंगा ऐसा करके, स्पेशली लॉर्ड्स पे, तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन उल्टा हो गया। बहरहाल बॉलिंग से हुआ, टीम परफॉर्मेंस से हुआ। ये बहुत बड़ी एक ख्वाहिश थी जो कि पूरी हुई कि हमने इंग्लैंड में मारा। और एक और उसकी जो स्पेशल वजह है कि 82 के बाद भी पाकिस्तान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा अंटिल 2007 पे आके पाकिस्तान हारा, वरना 80s में और 90s में फिर हम जीतते ही आए। 90s में तो खैर हमारी टीम बहुत अच्छी थी। तो एक ऐसी कड़ी बन गई। और दूसरा ये भी कि अभी भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, खेलते हुए मैचेस हम हारते हैं। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहां पे काफी अरसे तक पाकिस्तान ने हालात पे काबू किया हुआ है। जीतते भी हैं, यहाँ पे हारते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जीतते भी बहुत हैं और ज्यादा जीते हैं। तो ये एक किस्म की बड़ी चेंज आ चुकी है पाकिस्तान।
अच्छा जलाल, आपने भी 82 में मुदस्सिर ने वहां परफॉर्मेंस दी, आपने हैदराबाद में वनडे क्रिकेट में हैट्रिक स्कोर की, तो अब आप क्या मुदस्सिर से तो इंस्पायर नहीं हो, वो इन्फ्लुएंस तो नहीं था कि आप भी उसी दौर के में उनके आपने रिकॉर्ड कायम किया? इंस्पायर एज ए बॉलिंग से तो शायद ना हुआ हूँ, मगर ये कि मुदस्सिर के साथ मेरा अच्छा खासी एसोसिएशन रही है। जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली है उनसे लर्निंग हुई है मेरी। और जिस में लॉर्ड टेस्ट में मुदस्सिर ने जो परफॉर्मेंस दी, मैं वहाँ टीम का हिस्सा था और मैंने अपने आंखों से देखा किस तरह वो एकदम से चेंज आया कि हम एक वक्त में आउट नहीं कर पाए तो मुदस्सिर को बॉलिंग करने का मौका दिया, तो फिर एक ऐसा सनसनीखेज स्पेल था वो कि आप देखते ही देखते इतनी सारी विकेटें भी ले ली और बॉल भी इतना मूव हुआ और जिस तरह चाह मुदस्सिर ने वहां पे आउट किया। तो परफॉर्मेंसेस इसी तरह होती हैं कि जब आपका एक रिदम बन जाए और एक ब्रेक थ्रू अच्छा मिल जाए, तो हैट्रिक को भी उसी तरह था कि मैंने भी सेकंड स्पेल में हैट्रिक की थी, तो वो अचानक ही सब चीजें होती हैं। तो मुदस्सिर ने तो जाहिर है उस टेस्ट को जिताने में बहुत बड़ा रोल लॉर्ड्स में किया था। उसमें मोहसिन ने भी 200 रन बनाए थे, मगर ये जो 6 विकेटें थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिससे कि जाहिर है कि मैचेस तो बॉलिंग से जीते जाते हैं। और उसमें इमरान खान बेसिकली जो मेन बॉलर थे, स्ट्राइक बॉलर, मगर मुदस्सिर ने आके वो मैच जिताया तो बड़ा मजा आया। उसके बाद हमने सेलिब्रेट भी बहुत किया क्योंकि 26 साल के बाद वो विक्ट्री थी, तो बहुत ही जबरदस्त टूर। और बड़ा वो थ्रू आउट टूर ही बड़ा सख्त था क्योंकि उसमें तीनों टेस्ट डिसाइड हुए थे और जीत तो इंग्लैंड गया था वो सीरीज, मगर उसमें क्रिकेट बहुत जबरदस्त खेली गई। उसके बाद से इमरान का वो फर्स्ट सीरीज थी एज ए कैप्टन, तो मैं समझता हूँ वो जैसे मुदस्सिर ने खुद बताया कि उसके बाद पाकिस्तान टीम ने मुड़ के नहीं देगा, उसमें इमरान खान का बहुत अहम रोल था मोटिवेट करने का, और जिस तरह वो बहादुरी से क्रिकेट खेलते थे और चैलेंज लेते थे, तो उसमें मुदस्सिर खास उनका रुकन रहे और आगे भी बहुत रहे। बहुत सारी चीजें इमरान खान के साथ तो मैं समझता हूँ कि मुदस्सिर से क्रिकेट सीखने को जरूर मिली है, क्योंकि उनके और मेरा जितना भी मैंने क्रिकेट खेली उनके साथ रहा हूं मैं। जी मुदस्सिर, आपने और जलाल ने 80s ही में आप लोगों ने क्रिकेट को खैरबाद कहा, आप दोनों क्रिकेट डेवलपमेंट की फील्ड में आए, आपने पीसीबी के साथ काम शुरू किया, तो किस तरह आपको ख्याल आया कि आप लोगों ने क्यों क्रिकेट डेवलपमेंट को चूज किया और आपको चैलेंजेस क्या दरपेश रहे? मैं थोड़ा से पीछे चला जाता हूँ। पाकिस्तान में 89 में मैंने खेलना छोड़ा पाकिस्तान के लिए, तो 90 में शायद मैं बांग्लादेश का पहला कोच बना फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड। वो क्वालिफाई कर रहे थे आईसीसी के लिए। उसके फौरन बाद मुझे पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया गया और मैं कोच बना। वेस्ट इंडीज टीम गई, साउथ अफ्रीका टीम गई। कुछ हालात अच्छे नहीं रहे उस टूर पे। हार जीत की बात नहीं मैं कह रहा, कुछ हालात ऐसे नहीं थे जिसमें पाकिस्तान की टीम, मुझे लगा कि जिस जमाने में मैं खेलता था काफी एटमोसफेयर चेंज हो चुका था। तो वो मैं उसका बाद पाकिस्तान वापस नहीं आया, इंग्लैंड में रहा। तो 99 में जो वर्ल्ड कप होता उस दौरान जफर अल्ताफ साहब थे मैनेजर टीम के, एंड आई वाज कमेंटेटिंग ऑन स्काई। तो फिर इन्होंने मेरे से बात शुरू की कि आप पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तान टीम की आपको कोचिंग देना चाहते हैं, कम एंड जॉइन अस। तो मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन फिर उस दौरान थोड़ी अरसे के बाद जबरदस्त आए, उसके बाद बोर्ड चेंज हो गया। जनरल तकीज़िया ने संभाला बोर्ड को, और फिर जनरल तकीज़िया से मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे अकेडमी खोलने का कहा पाकिस्तान में। तो आई वाज एट स्टेज, उस वक्त मैं बेटा मेरा 15 साल का हो चुका था, तो आई कुड मूव अराउंड, तो मैंने हामी भरी। तो उस इस तरह से मैं दोबारा क्रिकेट में आया और कोचिंग में खास कर आया। एंड देन आई आल्सो रियलाइज कि जो मेरा पाकिस्तान टीम के साथ 2-3 स्टिंट जो मेरे साथ हुए किए थे, वो काम ठीक नहीं था। मैं एक्चुअली डेवलपमेंट में मेरा दिल ज्यादा था। बच्चों के साथ काम करके बच्चों के साथ जो खुशी होती है और जो सिला मिलता है उसका, वो पाकिस्तान टीम के साथ काम करने से बहुत ज्यादा है। एंड इनफैक्ट आई एम नॉट अ टीम कोच, ये मैंने लेटर जाके रियलाइज किया जब मैंने डेवलपमेंट का काम करना शुरू किया। और माशाल्लाह उसके बाद भी कड़ी से कड़ी मिलती गई। भाई आईसीसी एकेडमी में भी 8 साल काम किया, और इस तरह से मेरी कोचिंग में एंट्री हुई। लेकिन ये मैंने जरूर किया, जब मैं केनिया के एकेडमी का डायरेक्टर था, तो फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मैंने टेस्ट क्रिकेटर होने के नाते अगर कोचिंग में आने हैं तो देन आई शुड डू इट प्रॉपर्ली। तो मैंने कोचिंग कोर्स भी किए, फिर साउथ अफ्रीका में जाके मैंने लेवल 3 भी किया। तो उससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ, खासकर बायो मैकेनिक्स जो है बॉलिंग की, वो आप जितने बड़े टेस्ट प्लेयर हो, जितना लंबा खेले हो, आपको उसकी समझ नहीं आ सकती जब तक कि आप ये
कोचिंग कोर्सेज वगैरह ना करें। वैसे भी कोचिंग अंदाज भी कोचिंग कोर्सेज करने से बहुत ज्यादा उसमें आपको फायदा होता है। जी जलाल, यही सवाल आपसे। हाँ नहीं, जिस तरह मुदस्सिर ने अपना बताया किस तरह वो कन्वर्ट हुए, तो मैं जब क्रिकेट छोड़ी थी तो मैं भी तकरीबन फर्स्ट क्लास क्रिकेट 88 में मैंने खैराबाद कर दी थी, मगर उसके साथ साथ हमारी कस्टम की टीम हमने डेवलप कर ली थी। पहले तो क्वालिफाइंग राउंड खेली थी, मगर 95 96 में वो फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई कर गई थी। तो उस वक्त मैं टीम के साथ था, एज ए कोच भी होता था इनिशियली जब क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे। तो वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया डेवलपमेंट साइड पे, क्योंकि हम बीइंग ए कस्टम टीम इतना हमारे पास फंड्स नहीं होते थे कि हम कोई टॉप प्लेयर्स को ले सके। तो उस वक्त मेरा काम ये होता था कि जो रीजनल क्रिकेट होती थी उसमें से आइडेंटिफिकेशन मैं करता था ऐसे प्लेयर जो अभी बहुत से लोग उनको नहीं जानते, मगर उनको हम लाके अपने साथ क्रिकेट खिलाते थे, और फिर वो जब हमारे साथ खेलते थे तो आगे की तरफ निकल जाते थे। तो उससे, जैसे मुदस्सिर ने कहा, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब कोई प्लेयर आप आइडेंटिफाई करो, जब उसको कोई नहीं जानता हो, उसका टैलेंट वो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया हो, तो अगर वो ग्रो करे और फिर वो एक अच्छा प्लेयर बन जाए, तो मैं समझता हूँ वो जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अहम होती है क्रिकेट को सर्व करने की। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ, और फिर आगे जाके 99 में मैंने कस्टम क्रिकेट एकेडमी बनाई। और उसी की तरह जैसे मुदस्सिर ने कहा कि आप खाली क्रिकेट खेल के कोचिंग नहीं कर सकते, अपना एक्सपीरियंस ही बता सकते हैं, मगर जब क्रिकेट आप किसी को डेवलपमेंट साइड पे आते हैं तो उसके अंदर रह के उसको डेवलप करना होता है, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो मैंने फिर इंग्लैंड से ECB लेवल 1 2 3, फिर ट्यूटर लेवल 1 किया, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से भी जाके कोर्स किया, और खुद पाकिस्तान में भी मैंने पहला ऑस्ट्रेलियन कोर्स है जो, बल्कि क्रिकेट बोर्ड ने भी उस वक्त नहीं स्टार्ट किया, तो हिस्ट्री का फर्स्ट है जिसको हमने और लेवल 2 ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया कि ये कस्टम क्रिकेट को रन कर रहा था, और जब जाहिर है आप टीम के साथ हो तो आपको प्लेयरों से बात भी करनी है और उनको स्ट्रेटजी भी बनानी है, ये सारी चीजें सीख के आती है। तो मैंने जब खुद फील किया कि यार मैं रहते हुए जब तक सीखूंगा नहीं तो मैं इनको एडवाइज नहीं कर सकता, तो एक तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे जैसे मैंने प्लेयर आइडेंटिफाई किया, और बहुत से प्लेयर जिन्हें कोई नहीं जानता था वो हमारे साथ खेल के उनका डेब्यू फर्स्ट क्लास का हुआ। इसमें फवाद आलम भी है, नवीद लतीफ़ है, फिर उसमें हसन रजा है, और भी सभी हैं, मोहम्मद शमी है। ये वो ऐसे प्लेयर है जब हमारे पास आए तो वो इतने उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, मगर उनमें टैलेंट था, वो हमने आइडेंटिफाई किया, और उससे बड़ी खुशी होती है। तो इस तरह फिर बढ़ते चले गए, और फिर आगे PCB के लिए भी थोड़ा काम किया, मगर कम किया, और अपनी प्राइवेटली ज्यादा किया, और फिर अल्टीमेटली ठीक। इसी को अपना प्रोफेशन भी बना अच्छा, लिया। मुदस्सिर ब्रीफली बता दें कि चैलेंजेस क्या रहे हैं इसमें। चैलेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शुरू में तो काफी आए, जी क्योंकि देखें डेवलपमेंट पे पैसा लगता है, यू हैव टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के भी और प्लेयर्स पे भी। तो मैं बार बार कहता, हमारा एक गरीब मुल्क है, लेकिन अगर आप यू रबिंग शोल्डर्स विद ऑस्ट्रेलिया और आप चाहते हैं कंसिस्टेंटली उनको बीट भी करें, देन यू मस्ट डू व्हाट दोस गाइस डू। वो पाकिस्तान में बायोमैकेनिक्स लैब हमने स्टार्ट की थी 2006 में, 2007 में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो 30 साल पहले से उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो फिर टूर्स ऑर्गेनाइज करना, कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, क्रिकेट बॉल, ये सारी चीजें बड़ा मुश्किल से मिलती थी। तो कीर्ति आप बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने, उसने बहुत सपोर्ट की थी। लेकिन कई दफा कुछ क्रिकेट बोर्ड ऐसे आ जाते हैं वो उनको शौक होता है कि डिपॉजिट पे पैसा रखते हैं और बस पाकिस्तान टीम को लुक आफ्टर करें। फॉर इंस्टेंस, फिर टूर पे चले जाना, टीम का अंडर 19 चलेगी, अंडर 16 चलेगी, फिजियोथेरेपिस्ट ना देने, जो कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें इनफैक्ट आमर का हमें नुकसान भी होता है। आमर की बैक टूट गई थी इंग्लैंड में, तो मेरे बावजूद कहने के कि नहीं हमें चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया गया। ये छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। और वो जब टूर पे गए तो स्टेशन बाय स्टेशन हम हाई क्या करते थे फिजियोथेरेपिस्ट को। तो आमर के शुरू से ही बैक को दुखना शुरू हो गई थी। बॉलिंग करते करते थोड़ा सा जब वार्म अप हो जाता था तो ठीक हो जाता है, लेकिन रात को फिर उसको दर्द होती थी। तो आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। लेकिन वो जब दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे दूसरे स्टेशन पे, वो भी उसको आइसिंग करके स्टार्ट करके मैच करवा देता था। ये अगर परमानेंट फिजियो होता, सही तरह डायग्नोज किया होता, तो उसका वो जो है फ्रैक्चर हुआ था बैक का, वो कभी भी ना होता। तो इस तरह के छोटे मोटे मसाइल बहुत ज्यादा होते थे, और अच्छा, शुरू में तो कुछ भी नहीं था क्रिकेट हमारे पास। डेवलप। अच्छा जी, सॉरी। इनफैक्ट अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेन अकेडमी है, नेशनल अकेडमी, उसके पास अपनी ग्राउंड कोई नहीं है मैचेस खेलने के लिए। तो दिस इज अ ह्यूज चैलेंज। दुनिया की कोई ऐसी
नेशनल एकेडमी नहीं है जिसके पास ग्राउंड नहीं है। प्रैक्टिस नेट्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की बेस्ट पिचेस अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान एकेडमी में, जो कि आजकल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। लेकिन हमारे पास तो अपनी ग्राउंड नहीं, एलसीसी की मिलते करना, गजाबी स्टेडियम की मिलते करना, ऐसे करके हम मैचेस खेला करते थे। फिर हर साल क्रिकेट बोर्ड को तैयार करना, मिलते करके कि नहीं ये प्रोग्राम करना, वो करना है। कुछ ने बहुत सपोर्ट किया और कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की तरह माइल नहीं होते। अच्छा मुदस्सिर, ये जो हमारे यहाँ सिफारशी कल्चर है वो भी क्या असरअंदाज होता था आप लोगों पे? को प्रेशर आता था इस तरह का कि किसी खास पर्टिकुलर खिलाड़ी को ज्यादा? ये प्रेशर लिया नहीं, और उसकी वजह ये थी कि मैं पाकिस्तान में मजबूर नहीं था ना, क्योंकि जॉब नहीं थी मेरी पाकिस्तान में कि मजबूर करते। यहाँ मेरे भाई बहन किसी के हाथों में मजबूर करवाते, मैंने वो प्रेशर लिया नहीं। ये नहीं है कि फोन नहीं आते थे, मिनिस्टर्स के भी फोन आते थे, जनरल्स के भी फोन आते थे, सो मच सो कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनसे तो बहुत ही ज्यादा फोन आया करते थे। लेकिन मैं वो प्रेशर ना लेने में कामयाब हुआ, और शुरू से इसका कायल भी नहीं था कि जब जिंदगी में मैंने खुद इतना सफर किया हुआ बचपन में, सिलेक्शन के लिए इतना स्कोर करना, और गुलबर्ग के लड़के आके खेल जाने, और मैं घर चला जाता, सबसे ज्यादा स्कोर किया होता था। तो मुझे पता था कि दिल कितना दुखता है अगर आप किसी को करियर का सत्यानाश करेंगे, आपको इतनी बददुआएं मिलती। तो उस पर आई वाज स्टेडफास्ट, मैंने कोई समझौता नहीं किया, और अल्लाह ताला का फजल है कि उसमें मैं कामयाब रहा हूँ। एक चीज जिसमें मैं कामयाब रहा वो ये है कि मैंने सिफारिश नहीं सुनी किसी। बाकी इंसान से गलतियां होती रहती है, मेरे गलती होने का इम्कान भी कम था, क्योंकि हम जो नेशनल एकेडमी में था वो वे डिपेंडेंट ऑन द चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी, वो सिलेक्ट करके लोगों को भेजते। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज्यादा फोन आया करते। जी जलाल, सिफारिश कल्चर के हवाले से आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखें, ये तो एक पाकिस्तान में तो बड़ा एक आम सी बात है। इसमें होता है बात वो, ये जो मुदस्सिर ने कहा कि आप कितना उस प्रेशर को बेयर कर सकते हैं। तो कस्टम में भी शुरू में ऐसे ही था, कोई मुझ पर बिल्कुल प्रेशर नहीं होता था टीम खिलाने के बाद। लेटली कहीं कहीं इस तरह के प्रेशर आने लगे जब टीम काफ़ी खेलने लगी और लोगों को पता चला कि हम कस्टम के थ्रू भी फर्स्ट क्लास खेल सकते हैं। मगर इनिशियल ईयर्स में मुझ पर कोई प्रेशर नहीं होता था और सारा कुछ मैं ही हैंडल करता था, तो वो बड़ा कंट्रोल रहता था हर चीज़ का ना। और उसके साथ ही क्योंकि जिम्मेदार भी मैं होता था तो परफॉर्मेंस का भी जिम्मेदार मैं होता था। मगर लेटली होता ज़रूर है, तो मैंने भी इसको मिनिमाइज करने की तो कोशिश की। मगर कहीं कहीं आखिर में जब, क्योंकि हमारा तो सेकंड इशू भी था ना, वो फंड्स के भी इशू थे, तो वहाँ भी हमें कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। मगर इसके बावजूद, इन सब मुश्किलात के बावजूद, क्रिकेट को हमने बहुत अच्छा खिलाया। 12 साल फर्स्ट क्लास टीम खेली और विदाउट रेलीगेट हुए खेली, जबकि टॉप टीमें उसमें खेलती थी। और हम 1 साल चैंपियन भी हुए और फिर 2 साल वनडे की भी फाइनलिस्ट हुए। तो उन सर्कमस्टांसिस में रहते हुए, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करते हुए भी टीम ने परफॉर्म किया। उसकी वजह थी कि हमने टीम को, प्लेयरों को वैल्यू किया, टीम कल्चर डेवलप किया, जिससे ये परफॉर्मेंस रही। तो चैलेंज जरूर होते हैं और सिफारिशें तो यहाँ हमेशा से रही हैं और रहेंगी। अब वही है कि किस तरह आप उसको हैंडल करते हैं। अच्छा मुदस्सिर, आप इमरान खान के इतना करीबी कोलीग रहे हैं, उनके एडवाइजर भी रहे हैं, उनके क्लोज फ्रेंड भी रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो आपकी सर्विसेज से क्यों खिदमत से फायदा क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, इमरान से दोस्ती तो एक अलग चीज, दोस्ती है और रहेगी इंशाल्लाह ताला, और बड़ा प्यार है आपस में, और इतना अरसा हमने जिंदगी में गुजारा, इतने मुश्किल वक्त तो खुशी के दिन इकट्ठे गुजारे हुए हैं। तो उसके साथ भी, जावेद के साथ भी, तो एक लंबा एक करियर था हम तीनों का। तो बड़ा एक जबरदस्त था एटमोसफेयर भी, एक दूसरे पे बहुत यकीन था। बाकी जहां तक जॉब के ताल्लुक है क्रिकेट बोर्ड का, उसने उसको एहसान मानी का अपॉइंट किया था। उसके बाद एहसान मानी या जो भी बोर्ड के करते रहते हैं उनके साथ मेरा ताल्लुक था। इमरान का तो इसमें कोई ताल्लुक था ही नहीं। और फिर जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह ज्यादा वो इन्वॉल्व दूसरी साइड पे है क्रिकेट में, तो क्रिकेट एक छोटी सी चीज है, उसमें उसको मेरे ख्याल में नहीं इतना टाइम दे पाया जितना वो शायद शुरू में सोच रहा था कि टाइम दे। मेरा ख्याल ये है कि मुदस्सिर क्योंकि बहुत क्लोज थे, एडवाइजर भी थे, और मुझे याद है ड्रेसिंग रूम में ये या अब्दुल कादिर या एक आध प्लेयर और था जो उनके साथ फ्री भी होते थे, उनको जुगत भी सुनाते थे, उनको किस्से वो हंसाते थे कि हंसाना तो बंद नहीं कर दिया मुदस्सिर तुमने, मुझे इमरान को या मौका नहीं मिलता उनको फ्रेंडली वे में समझाने का। नहीं, लोग मुझे काफी कहते हैं कि फोन नहीं किया इमरान को या, लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि मैं उसको इमरान को
फोन करते थे कि यार देखो मुझे एहसान मानी तंग कर रहे हैं या एहसान से मेरी बनने नहीं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। नहीं नहीं, मुझे पता है, खैर ये बाकी जो बात है अभी भी जब मुलाकात होगी हंसी मजाक तो होगा, वो तो बिल्कुल होगा, वो वो तो रह मुझे नहीं याद है, मुझे याद है ना, जो ड्रेसिंग रूम में तुम या अब्दुल कादिर भी इसमें, क्योंकि मरहूम बेचारे सकता। बिल्कुल लास्ट टाइम हम जो इकट्ठे बैठे हैं तो आज से कुछ 7-8 साल पहले ऑक्सफोर्ड में एक मैच था, तो उसमें इमरान भी खेला था, मैं भी वहां गया हुआ था, तो काफी अर्से के बाद 2 दिन हमने इकट्ठे गुजारे, बस वो काफी यादगार टाइम था। उसके बाद मैं जब मिला हूँ 2-3 दफा मिला हूँ, तो वो एक ऑफिशियल मीटिंग में जब पीसीबी की मीटिंग से उसके साथ थोड़ी सी मुलाकात हुई। अच्छा मुदस्सिर, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी ने सेट किया है और उसमें जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं कोचेस की, आप समझते हैं कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर और ये अंडर दीज कोचेस कोई सब्सटेंशियली प्रोडक्शन रिजल्ट्स दे रहा है या देगा? मैं बल्कि इसमें ऐड करता हूँ, मैं थोड़ा सा जलाल इसको शायद बल्कि कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर खास करता है जिसमें टेस्ट क्रिकेटर जो है वो कोच एजुकेशन की तरफ नहीं आना चाहते, बिल्कुल नहीं आना चाहते, वो एक हद तक समझते थे। और दूसरा ये था कि कोचिंग में इतना पैसा नहीं था, फिर जैसे जैसे मैं काम करता गया पैसे बढ़ते गए इनके, और अब जब तनख्वाहें 5 लाख से ऊपर ही होती हैं मिनिमम, और बाकी जो बड़े क्रिकेटर हैं उनकी एज कोचिंग तो बहुत ज्यादा तनख्वाहें, और अच्छी है, बड़ी अच्छी बात, लेकिन बड़ी मुश्किल से अब द लाइक्स ऑफ मिसबा, यूसुफ, इन सब ने कोशिश करने शुरू किए थे। अब हमारे पीछे पड़े होते, हमें कोशिश करवाएं। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मिसबा वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट इन 2001 में, और वो इतना टेस्ट प्लेयर बना, कप्तान बना पाकिस्तान का, और इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं, फिर उस टाइप का लड़का अगर आगे के नहीं मैंने कोशिश करने, आई वांट टू बी कोच इन पाकिस्तान, खिदमत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो इस तरह से एकदम से काफी सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी आ गए ऑन बोर्ड, जिन्होंने कोर्स करना शुरू कर दिया, और मैं बड़ा खुश चली जाती मेरी बात होती, मैं कह ये हमारी असल कामयाबी ये है कि आप सब इस तरफ आ गए हैं, सब ने इस पे यकीन रख कर लिया कि हाँ, अगर हमने फ्रेंचाइज कोचेस बनना है या दुनिया में नाम कमाना है तो हम कोच एजुकेशन करके आए। लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान में निकला हूँ, ऐसा इन्होंने दवाई की, लेवल 2 के कोचेस, लेवल 1 के कोचेस, लेफ्ट राइट एंड सेंटर इन्होंने लगाए हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ज्यादती है क्रिकेट बोर्ड की। बाकी will they make a difference? The types of सकलैन मुश्ताक इतना एक्सपीरियंस कोच है, और कोच एजुकेशन में भी उन्होंने सर्टिफिकेशन ली है। यूसुफ नया आया है कोचिंग में, बट पेडिग्री इज देयर बैटिंग वाइज, तो अगर ये लोग मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, तो जरूर दे विल मेक अ डिफरेंस। लेकिन एक जो नई चीज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में कि एकेडमी इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गेम। ये नहीं है कि बने बनाए टेस्ट प्लेयर्स को आप उन पे से तवज्जो देनी शुरू करते हैं। अब आप जितने भी कैंप में देख रहा हूँ, ज्यादा कैंप्स वही लग रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी को मुश्किल आ रही है तो उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेज दें। जी बिल्कुल उनको भेजें, अगर उनकी में थोड़ी बहुत खामियां हैं, ये नहीं कि एकेडमी उनसे ही भर दें। एकेडमी 16 ईयर्स के लिए, 19 ईयर्स के लिए, 13 ईयर्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ नेशनल प्रोग्राम। यही मुसीबत होती है, पुराने बोर्ड भी बहुत दबा के ही करते थे कि पाकिस्तान टीम को पढ़ करके बैठते थे। एक बड़े फॉर्मर प्लेयर थे पाकिस्तान के, और वो क्रिकेट बोर्ड में बड़ा नाम था उनका, और नंबर 2 से एक दिन उन्होंने मुझसे एक बात की कि मैं तो पाकिस्तान को लुक आफ्टर करूंगा। आई सेड व्हाई? ही सेड बिकॉज़ दे पे द बिल्स। तो मैंने फिर कहा कि इंतजाम कहाँ से आएगा नया, दूसरा इंतजाम कहाँ से आएगा? अगर हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो इंतजाम कहाँ से आएगा? इस वक्त तो है ना इंतजाम। तो यही हाल अब इन्होंने ये किया हुआ कि जो प्रोग्राम बनती है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम, तो अभी तक तो जो नफरी है इस वक्त पाकिस्तान में, बाबर आजम वगैरह खेल रहे हैं और ये चलेगी, लेकिन 3-4 साल के बाद क्या होगा? ये क्रिकेट बोर्ड से नहीं होगा जब तक ये चले गए होंगे। और पिछले बिल्कुल क्लब क्रिकेट बंद हुई है, डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने कम किए हुए हैं, तो नए लड़के कहाँ से आएंगे? तो पाकिस्तान की टीम की जो साख इस वक्त यहाँ तक है, वो फिर गिरेगी तो उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जलाल, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? नहीं, मैं मुदस्सिर से बल्कि एक सवाल ही कर लेता हूँ कि मुदस्सिर, अब जाहिर है कि जब आप एनसीए में थे तो आप तो फिर ग्रास रूट्स से लेके ऊपर तक डेवलपमेंट के काम, और आपके पास प्रोग्राम थे और बल्कि कैलेंडर था, उस कैलेंडर के थ्रू आप
चीज़ें करते थे और आपके पास जो स्टाफ था ज़्यादातर वो सारा ट्रेन एंड क्वालिफाइड था, चाहे उसमें शायद बड़े नाम जैसे आजकल आ गए वो ना भी हो, मगर हमें जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें तो वो चाहिए जो सिखाना जिन्हें आता हो। तो अब क्या तुम्हारे दौर में जो प्रोग्राम रन थे और आप क्या उसमें कोई बहुत तब्दीली आ गया, बहुत अच्छे प्रोग्राम रन हो रहे हैं जो पहले तुम नहीं करते थे, उसको अब हाइप बहुत दी गई, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और ये सारी चीजें हुई हैं। और दूसरा सवाल भी करता चलूं कि जब ये नया स्ट्रक्चर आया तो उसका आप उस वक्त तक तो पार्ट थे जब ये अप्रूव हुआ, तो तुमने इसको कहीं उसको ऑब्जेक्ट किया था कि यार इस तरह की चीजें, क्योंकि 2 साल से जैसे आपने कहा क्रिकेट क्लब क्रिकेट भी बंद है, इसको नया स्ट्रक्चर लाने में। जी बिल्कुल मैं आ जाता हूँ उसी पे आ जाता हूँ, बाकी कोचिंग का तो कवर हो चुका काफी। हाँ ये जरूर है कि जो कोचिंग से और जो प्रोग्राम हम रन करते हैं वैसे प्रोग्राम वो रन नहीं हो रहे, इसलिए मैंने बात की कि नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ज्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं बजाय इसके डेवलपमेंट के प्रोग्राम के। सही। तो ये मैं क्रिटिसाइज जरूर किया है। बाकी जहां तक तलक है, जब ये नया सिस्टम इमरान ने कहा कि लेके आना है, तो एहसान मानी साहब ने हारून को कहा और फिर मुझे दिया टास्क के इसको ऐसे बनाना है। फिर इमरान से जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो उसने कहा कि 6 टीमें, ये जो खासकर जिस दिन उसकी सेरेमनी थी जब उसको ताजपोशी उनकी हुई, उस दिन खास एक मीटिंग में काफी सारे टेस्ट प्लेयर बैठे, उसमें एहसान मानी नहीं था। तो उसमें सिद्धू बैठा हुआ था। इमरान ने कहा कि ये सब ने अपनी राय दी, मोइन खान ने अपनी राय दी, जावेद ने अपनी, वसीम ने अपनी। तो फिर एंड पे मैंने कहा, उसने कहा मुदस्सिर तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मैंने कहा देखो, यू वांट कंपटीशन, हमारे 16 रीजन है, हम उनको 8 एंड 8 करते हैं, प्रमोशन एंड डेलीगेशन ये करते हैं। तो उस पे उसने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके फौरन बाद ही 3-4 उसके बाद ही था इसका नहीं, आप थॉट अबाउट दिस, नहीं मैं 6 के साथ ही जाऊंगा। बट उसका 6 के साथ जाने का मतलब ये नहीं था कि आप सब कुछ बंद करके बैठ जाए, क्लब क्रिकेट बंद कर दें, ग्राउंड बंद कर दें, ये नहीं था उसका। देखिए जो बात वो करता है, वो कहता है कि मुझे ऑस्ट्रेलियन सिस्टम चाहिए। ऑस्ट्रेलियन सिस्टम सारा दारोमदारी क्लब क्रिकेट में करता है, उनकी जो ग्रेड क्रिकेट है उसी पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा ये भी बताता चलूं कि अगर ग्रेड क्रिकेट है न्यू साउथ वेल्स में, तो ग्रेड क्रिकेट भी हर क्लब का अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, बल्कि नहीं सॉरी अंडर 9, 10, 11, 13, 14 ऐसे करके वो जाते हैं। हमने तो इतनी मुश्किल से मना के अंडर 13 जो रिसेंटली मैंने शुरू करवाया था, अंडर 16 और अंडर 19 हम करते हैं 3-3 साल के गैप के। वहां पे ग्रेड क्रिकेट में हर क्लब का ये है। दूसरा न्यू साउथ वेल्स जो अपनी जो स्टेट साइड है उसके भी ये है अंडर 9, अंडर 10। तो जैसे हमारी नेशनल टीम बनती है उनकी स्टेट साइड इस तरह से बनती है। तो इस तरह का मकसद था इमरान का, ये नहीं था कि आपको लबे बंद करके बैठ जाए, ग्राउंड में बंद करके बैठ जाए। अगर ये सिस्टम जो नया आया है 6 वाला हो या 8 वाला हो, ये सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के बगैर तो चल ही नहीं सकता। सिटी एसोसिएशन के नीचे क्लब्स के बगैर वो कैसे चल सकती? क्लब अगर नहीं खेलेंगी, टूर्नामेंट से खेलेंगी, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की टीमें कैसे बनेंगी? और अब तक जो टीमें बन रही हैं पिछले साल 2 साल से 3 साल से अंडर 19 वगैरह की, वो तो पास परफॉर्मेंस से बन रही हैं, उससे पिछले टूर्नामेंट ही नहीं हुआ। एडॉक पे ये जो इन्होंने किया है, ये गलत किया है। एहसान ये जरूर कहता था नहीं ये करना है, ये हमने करना है, लेकिन वो 3 साल लगा दी और अभी भी कोई चांस नहीं है कि अच्छा आप जो नई एसोसिएशन बनी है, ठीक है, नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, साल का उनका टेन्योर है और 4-6 महीने तो गुजर गए। और दूसरा अभी जो क्लब तक डीप डाउन जाना है वहां तो अभी मेरा ख्याल है तो कई साल लग जाएंगे, या तो अभी उस तक पहुंचने में बहुत साल लगेंगे। अच्छा मैं ये बताऊं, जो 18 ग्राउंड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर थे, वो 18 ग्राउंड्स जब बंद की तो उन पर पैसा लगना था। अब बंद उसको लगा के 8-10 लाख रुपए लगते हो, ठीक होते। अब जो 3 साल के बाद आप उनकी तरफ जाएंगे तो हालात जो होंगे उन ग्राउंड्स के 60-60 लाख 1-1 करोड़ रुपए लगेगा, तो वो उनकी प्लेइंग कंडीशन ठीक होगी। अब तो इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, अब तो दुगना खर्चा है, अब वो कौन करेगा? क्रिकेट बोर्ड तो कहते मैंने करना नहीं। ठीक है। अच्छा तो अब हम बिल्कुल कैसे पैसा इतना लेके आए? ठीक। अच्छा मुदस्सिर, जरा प्रोग्राम के हम आखिर की तरफ आ रहे हैं, तो आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से ये होगा मुदस्सिर कि इतना आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, इतनी इन डेप्थ आपकी नॉलेज है, इतनी आपकी कोचिंग डेवलपमेंट की एक्सपीरियंस और आपकी ट्रेनिंग है, तो पीएसएल जैसी एक ब्रांड में जो कि पाकिस्तान का बड़ा
पॉपुलर ब्रांड बनना चाहिए जिसको, उसमें आप दोनों की सर्विसेज से कोई फायदा हम नहीं उठा के देख रहे कि उठाया जा रहा है, वो क्या वजह है इसकी? ये मैं काफी बोल चुका, मैं तो देखें, जब इनिशियली पीएसएल शुरू हुई तो उन्होंने जाहिर है, बल्कि मुदस्सिर ने ही उसमें ड्राफ्ट में भी कोचेस डाले थे उस वक्त, मेरा ख्याल है, याद पड़ता है मुझे। मगर क्योंकि पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं वहाँ पे ज़्यादातर पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक या पर्सनल लिंक की बेसिस पे ज़्यादा काम हुआ है इनिशियली, ख़ास तौर से प्लेयर्स के हवाले से भी सिलेक्शन में, ख़ास तौर से वो प्लेयर जो कि जूनियर लेवल के थे या लो कैटेगरी के थे, वहाँ दोस्ती यारी में हुआ। और जहाँ कोचिज थे वहाँ तो जाहिर है कुछ तो फॉरेन कोचिज आए, मगर जो लोकल कोचिज में से उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किया अनटिल अनलेस कि आपके कोई लिंक्स पर्सनल हो। तो पर्सनल बेसिस पे हुआ, तो वहाँ पर्सनल में तो मेरा अपना जाती तो यही, मैं काफ़ी वीक हूँ इसमें, ज़्यादा लिंक्स उसमें थे नहीं। मगर एक समझ लें ऑनरी तौर पे मुझे उन्होंने, कराची किंग वालों ने एक एडवाइजरी काउंसिल में रख लिया जिसका कोई अहम रोल नहीं था, तो वो मेरे लिए फिर बेकार ही था। अल्टीमेटली मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि जब मैं कुछ प्ले नहीं कर सकता रोल तो बेकार है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की कमी नज़र आई उस तरह की सिलेक्शन में, जहाँ पे कोचेज हैं या कुछ ऐसे प्लेयर जिन्हें प्रॉपरली ड्राफ्टिंग या उसके थ्रू सेलेक्ट होना चाहिए था, वो नहीं हुए और फिर वो सिलसिला चलता रहा। मुदस्सिर तो खुद बताएंगे कि वो क्यों शायद उसमें नहीं आया, मगर मेरी वजह शायद ये थी कि पर्सनल लिंक मेरे इतने अच्छे नहीं थे कुछ लोगों से जो अथॉरिटी थे, जो डिसीजन मेकर थे, उसकी वजह से ये हुआ। मगर अगर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये देखा जाए तो उसमें ज़रूर होना चाहिए। और ये मुझे एक तरह से थोड़ा सा अफसोस भी है कि मुझे होना चाहिए था इस सेटअप में, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी रोल प्ले कर सकता था किसी भी एंगल से, चाहे वो ज़रूरी नहीं था कि हेड कोच ही हूँ, मगर और भी बहुत से एरिया थे होते हैं वहाँ फ्रेंचाइज के पास जहाँ हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस मैं दे सकता था, मगर शायद यही वजह है कि पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग का वजह थी शायद। जी मुदस्सिर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं पहला साल तो जब शुरू हुई लीग तो एक तो मैं बड़ा खुश था कि पाकिस्तान में लीग शुरू होगी और होनी चाहिए, और क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही थी, एक मुझे अंदाजा था कि जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आएगी, फॉरेन प्लेयर्स आना शुरू होंगे, तो फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ जाएगी पाकिस्तान में, जो कि हुआ। तो दूसरा साल जो था मेरा, जब मुझे लाहौर कलंदर के पालों से ऑफर आई तो मैंने इकट्ठा लाहौर कलंदर वालों से पहले साइन किया, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के साथ उसके बाद साइन हुआ, और अंडरस्टैंडिंग यही थी मैं दोनों के लिए काम करूंगा। कि जैसे मैं पाकिस्तान पहुंचा तो क्रिकेट बोर्ड वालों को थोड़ी सी मुसीबत होनी शुरू हो गई, क्योंकि एकदम से जियो पे जब मैंने लाहौर कलंदर के लिए प्रोग्राम किए तो काफी हाईलाइट हुए थे, तो उस पे अभी एतराज आना शुरू हो गया। और फिर आस्ता आस्ता बात, क्योंकि मैं बढ़ानी नहीं चाहता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम बदनाम नहीं करना चाहता था, तो दोनों तरफ से लाहौर कलंदर ने भी शायद यही सोचा कि हम कहाँ फंस गए सारे, कि बोर्ड को नाराज किया हुआ मुदस्सिर को ला के। तो फिर वो एक साल के बाद फिर हम, बेहतर यही हुआ कि हमने राजी कर ली, हालांकि ज्यादती इन्होंने की थी, क्योंकि बाकी जितने भी बोर्ड के ऑफिशियल्स है, जिसमें प्लेयर्स भी थे, कोचेस भी थे, सिलेक्टर्स भी थे, वो उनको इजाजत थी फ्रेंचाइज के लिए काम करने की, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेन काम तो मैं, हालांकि मैं पहला कॉन्ट्रैक्ट लाहौर कलंदर के साथ था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद में जाके हुआ, लेकिन वो भी बताया गया, मैंने कोई बात लड़ाई नहीं चलो जी, होप फॉर द बेस्ट। मुदस्सिर नजर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वहां से इंग्लिस्तान से हमारे साथ रहे। जलालुद्दीन, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, आप हमें ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जलालुद्दीन को @जलालुद्दीन कोच। हमारे प्रोड्यूसर शुजाउद्दीन को आप रब्ता कर सकते हैं @स्नाकी कराची आई। मेरा ट्विटर हैंडल है @सरदार खान 60। और अगर आपने हमारे प्रोग्राम की वाट लगानी हो या बैंड बजानी हो तो इन ट्विटर हैंडल पे आप रब्ता कर सकते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बहुत।